गुलाम वंश को 3 अन्य नामों से भी जाना जाता था, गुलाम वंश, इलबारी वंश और ममलूक वंश। तभी बोलते हैं रजिया फंस गई गुंडों में, और फिर दोनों के दोनों को मार देते हैं, रजिया सुल्तान को, रल्तूनिया को। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज का अपना टॉपिक है गुलाम वंश। मतलब मोहम्मद गौरी के साथ में जितने 1000 गुलाम आए थे और 4 प्रसिद्ध गुलाम आए थे, अब उन गुलामों का वंश चलता रहेगा भारत में। ठीक है, 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश चलेगा। इसमें इस पूरे गुलाम वंश को पढ़ेंगे आज। लेकिन गुलाम वंश पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं, मध्यकालीन भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। दिल्ली सल्तनत को ही सल्तनत काल कहा जाता है और सभी को वंश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये? क्योंकि दिल्ली के ऊपर सारे के सारे सुल्तानों ने राज किया था, इसलिए उसको दिल्ली सल्तनत काल बोला गया है, 1206 से लेकर 1526 तक। अब देखते हैं मुगल वंश। मुगल वंश आएगा 1526 से लेकर 1857 तक, जिसकी बाबर नींव रखेगा। अब दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आएंगे। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290, जो अपना आज का टॉपिक है। खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1524। इसी के साथ में दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। इसके बाद आएगा मुगल वंश। अब देखते हैं हमें गुलाम वंश को। गुलाम वंश की स्थापना करता है भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गोरी का गुलाम था। गोरी के साथ 1000 नॉर्मल गुलाम आए थे और 4 सुप्रसिद्ध गुलाम आए थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, यलदोचा और कुबाचा। इसमें सबसे ज्यादा भरोसा करता था गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर, इसलिए इसको भारत सौंप के चला जाता है। ऐबक का मतलब होता है यहाँ पे चंद्रमा का देवता। और कुतुबुद्दीन ऐबक को 2 उपाधि प्राप्त थी, लाख बख्श और सिपासीलार। लाख बख्श क्यों कहते थे? जैसे ये कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना था ना मोहम्मद गौरी के बाद में, इसने सभी जनता के अंदर लाख सिक्के बंटवाए थे, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। और सिपाहीलाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कभी गद्दी के ऊपर नहीं बैठा ये। इसका गुलाम इल्तुतमिश था। जैसे गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को मोहम्मद गौरी लेके आया था अपने साथ 1205 में, और 1206 में जब वापस जा रहा था तब इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी की जान बचाई थी। इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया गया था इसके समय में, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। इकलौता राजा था ये इतिहास का जिसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये एकमात्र शासक था जो गद्दी पर भी नहीं बैठा, इसलिए इसे क्वेश्चन बनते हैं। इसने काफी कुछ बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। एक तो कभी भी इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, और कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा ये। अब इसके कार्य देखते हैं, इसने भारत में क्या क्या कार्य करवाए अपने राजपाट के अंदर। भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इसने पहली मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, उस मस्जिद का नाम है कुबत उल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली के अंदर है। और दूसरा, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर बनवाया है। कुछ भी नहीं, ये खाली बस दीवार खड़ी करवाई है इसमें 2.5 दिन के अंदर, 2 दिन और आधा दिन, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, जो अजमेर के अंदर है। अब देखते हैं इसने भारत में और क्या करवाया। भारत के सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इसका निर्माण शुरू करवाया था इसने 1199 में। इसने कुतुब मीनार का निर्माण अपने सूफी गुरु के नाम के ऊपर शुरू करवाया था। सूफी गुरु था इसका कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी, इसके नाम पर इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। मीनार का निर्माण का काम पूरा हुआ था 1229 में। 1210 में इसकी डेथ हो गई थी। इसका निर्माण पूरा हुआ 1229 में, इल्तुतमिश के कार्यकाल में। इस बिजली गिरने के कारण खराब हो गई थी एक बार, 1369 में फिर ठीक करवाई गई है। इसकी मरम्मत करवाई सिकंदर लोधी ने। यहाँ पे बिजली गिरी थी फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में, उसने ठीक करवा दिया था इसको। फिर 1210 में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आया इसका बेटा आराम शाह 1210 से लेकर 1211 तक। बट इल्तुतमिश इसके ऊपर आरोप लगा देता है कि जैसे मोहम्मद गौरी का गुलाम बना था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दामाद भी था, सेम टू सेम वैसे ही मैं इल्तुतमिश हूँ, मैं भी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम दोनों हूँ। तो गुलाम वंश चल रहा है, इसमें गुलामों को ही रखा जाएगा। अब अपने बेटे को नहीं बिठाएंगे, वंश नहीं बढ़ाएंगे आगे, नहीं तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही वंश चलता रहेगा। इसलिए इसके साथ 1211 के अंदर जूड़ का युद्ध करवाया जाता है इल्तुतमिश और आराम शाह के अंदर। इल्तुतमिश इसको आराम शाह को मार देता है और खुद का वंश स्थापित करता है। फिर यहाँ पे गुलाम वंश को आगे बढ़ाता है ये इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक, इसको पढ़ेंगे अब। इसके बाद देखते हैं इल्तुतमिश को, जो 1211 से लेके 1236 तक राज करता है। इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा ही नहीं था, इसलिए इसको संस्थापक माना जाता है वास्तविक। इल्तुतमिश को भारत का प्रथम सुल्तान माना जाता है, क्योंकि मोहम्मद गजनी ने खुद को उपाधि दी थी सुल्तान की,
और सुल्तान की उपाधि कौन देता है? बगदाद के खलीफा। और खलीफा को किसे कहते हैं? हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहते हैं। और खलीफा उपाधि देते हैं सुल्तान की। तो इन खलीफाओं ने इसको, इल्तुतमिश को उपाधि दी सुल्तान की, इसलिए इसको वास्तविक सुल्तान माना जाता है। इसलिए सुल्तानों का काल था, इसलिए दिल्ली को दिल्ली सल्तनत कहते थे। इल्तुतमिश के सभी शासक सुल्तान हो गए, ये बात इल्तुतमिश कह के जाता है। और अंतिम सुल्तान था इनका इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान। 1215 में इनका तीसरा युद्ध लड़ा जाता है। जैसे ही गोरी के दूसरे गुलाम को पता चलता है यल्दोचा को कि इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया, तो वो युद्ध करने आता है, यल्दोचा वर्सेस इल्तुतमिश। इसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और यल्दोचा हार जाता है। 1221 में चंगेज खान का आक्रमण होता है भारत के ऊपर। दरअसल चंगेज खान क्रूर शासक था। भारत से ऊपर तिब्बत, तिब्बत से ऊपर चाइना, और चाइना से ऊपर मंगोल, मंगोल देश से आता था चंगेज खान। इतिहास का सबसे क्रूर शासक था ये। इसके भाई को मार दिया था। किसने मारा? अफगानिस्तान के एक राजा ने। और राजा भाग गया आ गया भारत। और जैसे ही भारत आया इल्तुतमिश की शरण में, तो चंगेज खान ने फरमान पहुंचाया इल्तुतमिश के पास, अगर तू इसको शरण देगा तो तेरा पूरा राजपाट खत्म कर दूंगा, भारत से बच्चा बच्चा रोएगा। फिर इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी, इसको वापस भेज दिया और चंगेज खान ने उस राजा को मार दिया। तो 1221 की बात है ये। इल्तुतमिश ने चांदी व कॉपर के सिक्के भी चलवाए थे। चंगेज खान इतना क्रूर शासक था, जब वो उसकी डेथ हुई थी ना, तो उसने अपने डेथ होने से पहले सेनापति को बोल दिया था कि जैसे ही मेरी डेथ हो मेरे को सारे दफन करने जाएं। आते ही उन सारों को मार दिए। पता नहीं चलना चाहिए इतिहास में मेरे को कहाँ पे दफनाया गया है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब इल्तुतमिश दल चालीसा की स्थापना करता है। दल चालीसा का मतलब है 40 लोग, गुलामों में से 40 प्रसिद्ध लोगों को छांटना, भरोसे के लायक वाले लोगों को। और इक्ता प्रथा की स्थापना करता है। इक्ता दरअसल होता था एक तरह का प्रांत, मतलब राज्य। उस समय में सैनिकों को पैसे व सोने के सिक्के न देके इक्ता प्रांत दे दिया जाता था। जैसे किसी राज्य के ऊपर आक्रमण किया, उस राज्य की सारी जमीन जायदाद हड़प ली, फिर सैनिकों में बांट दी जाती थी वो चीज, उसको बोलते थे इक्ता प्रथा। और इक्तेदारी किसे कहते थे? इक्तेदारी वहां से कर वसूल करने को इक्तेदारी कहते थे। 1229 में कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाता है इल्तुतमिश। इसके 4 पुत्र व एक बेटी थी, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 के अंदर। मृत्यु के बाद इसका मकबरा बना जाता है दिल्ली के अंदर। और इसके बाद जैसे मृत्यु हुई इल्तुतमिश के जस्ट बाद इसका बेटा बैठा शकुद्दीन फिरोज शाह। ये इसकी मर्जी के खिलाफ बैठा था। इल्तुतमिश बैठाना चाहता था यहाँ पे रजिया सुल्तान को, लेकिन बैठ गया कौन? ये। फिर रजिया सुल्तान क्या करती है? दरबार में लाल पोशाक पहन के दिल्ली की गलियों में चली जाती है। लाल पोशाक का मतलब होता था उस समय में न्याय के लिए पहनते थे लाल पोशाक। जिसको भी न्याय चाहिए होता था ना, वो दरबार में लाल पोशाक पहन के आता था। तो रजिया सुल्तान लाल पोशाक पहन के दिल्ली की गलियों में चली जाती है और फिर उसकी जनता से न्याय मांगती है। फिर जनता इसको हटा के और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाती है। अब रजिया सुल्तान को देखते हैं। रजिया सुल्तान के ये भाई था और दूसरा भाई था इसका बहराम शाह, जो बाद में गद्दी पर बैठेगा और रजिया सुल्तान की मृत्यु का कारण बनेगा। रजिया सुल्तान के 2 व्यक्ति भरोसे के थे, एतगीन व अल्तुनिया। एतगीन होता है बदारों का इक्तेदार। ठीक है, इक्तेदार ये वही है जो यहाँ से कर वसूल करेगा। और अल्तुनिया होता है बठिंडा का इक्तेदार। बठिंडा मतलब पंजाब वाला बठिंडा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं याकूत खान। याकूत खान रजिया सुल्तान से प्यार करता था। याकूत खान की एक छोटी सी स्टोरी है बस ये। याकूत खान को गोरी लेके आया था भारत में, मोहम्मद गोरी गुलाम को लेके आया ना जब 1000 गुलामों को, तब इसको अफगानिस्तान से लेके आया था। अबसी था ये। तो ये घोड़ों का काम करता था और इल्तुतमिश के समय में भी घोड़ों का ही काम करता था ये। घोड़ों का अस्तबल ठीक रखना, राजा को उस पे घोड़े पे चढ़ाना, यही काम ये रजिया सुल्तान के लिए करने लगा। रजिया सुल्तान के लिए जब ये काम करता था ना, घोड़े पर दिल्ली इसको बैठाता था, तो रजिया सुल्तान इसे प्यार करने लग जाती है। ठीक है, यही इसकी मौत का कारण बनेगा, इसको मरवा देगा ये। इसकी पद थी आमिर ए आखुर, मतलब अश्वशाला होती है ना घोड़े की शाला, वहां पे काम करता था, मंत्री बना दिया गया था इसको। और 1240 में बठिंडा में जो भरोसे का व्यक्ति था ना इसका अल्तुनिया, ये विद्रोह कर देता है। ये वाला अल्तुनिया जो रजिया सुल्तान के भरोसे का व्यक्ति था। विद्रोह को नियंत्रण करने के लिए याकूत खान और रजिया सुल्तान दोनों यहाँ पे जाते हैं बठिंडा। लेकिन वहां पे जाते हैं ना, तो याकूत खान को मार दिया जाता है अल्तुनिया के द्वारा। और अल्तुनिया रजिया सुल्तान के सामने 2 शर्तें रखता है, या तो मेरे को दिल्ली सिंहासन चाहिए या फिर आप मेरे से शादी कर लो। तो ये शादी कर लेती है रजिया सुल्तान। और ये बात जब इसको पता चलती है ना बहराम शाह को, कि ये बहराम शाह इसका भाई है, ये दूसरे दूसरे नंबर का भाई, ये बात जब बहराम शाह को पता चली
कि रजिया सुल्तान ने ऐसे 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 याकूत खान के साथ विद्रोह को दबाने के लिए गई है, तो पीछे से वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। अब ये शादी करते हैं और वापिस आने लग जाते हैं। अब 1240 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया? बहराम शाह। जैसे ही ये बात दोनों को पता चली, रजिया सुल्तान को, उसको, अल्तुनिया को, याकूत खान तो मर गया, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों प्लानिंग करके अपने दिल्ली की तरफ भागते हैं बठिंडा से। रास्ते में रात हो जाती है इनको, फिर रुकते हैं कैथल के अंदर। कैथल के अंदर शिविर लगाते हैं रात को, और इतने में आ जाते हैं बहराम शाह के वो 40 दल वाले, और उनको घेर लेते हैं। तभी बोलते हैं रजिया फंस गई गुंडों में, और फिर दोनों के दोनों को मार देते हैं। रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठता है बहराम शाह, 40 दल भेजकर दोनों को मरवा देता है बहराम शाह। रजिया सुल्तान का मकबरा होता है कैथल के अंदर। बहराम शाह के बाद अब आगे देखते हैं, इसके बाद देखते हैं बहराम शाह को 1240 से लेके 1242 तक। ये दल चालीसा के लिए एक पद को सिलेक्ट करता है। इसको भरोसा नहीं होता, ये सोचता है दल चालीसा की सहायता से अगर मैं रजिया सुल्तान को मार सकता हूँ, तो उसी दल चालीसा की सहायता से मेरे को भी कोई मार सकता है। तो उसमें 40 के अंदर से ये एक पोस्ट बनाता है, और एक पद के अंदर नियुक्ति करवाता है एतगिन नाम की व्यक्ति की, जो भरोसे का व्यक्ति होता है इसका। पहले जो रजिया सुल्तान के भरोसे का व्यक्ति था, पद दिया जाता है एतगिन को, जो इसके भरोसे का व्यक्ति होता है। इनके समय मंगोलों का प्रथम आक्रमण हुआ। अगर पेपर में क्वेश्चन यह आए भारत पर मंगोलों का प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ, तो बहराम शाह के समय में। इसके बाद इसका बेटा आता है मसूद शाह, 1242 से लेकर 1246 तक। ये 4 साल तक राज करता है, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है नसीरुद्दीन मोहम्मद, 1246 से लेकर 1265 तक। इसके लिए 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इतिहास का एक ऐसा मात्र राज्य जो टोपी सील कर गुजारा करता था, नसीरुद्दीन मसूद। ठीक है, इतिहास का एक ऐसा राजा जो बिल्कुल नालायक था और जिसका मंत्री राजपाट को चलाता था, नसीरुद्दीन मसूद। ठीक है, अब देखते हैं इसने क्या क्या काम किया। दरबार में प्रधानमंत्री था बलबन। बलबन ही इसके राजपाट को संभालता था। इसने बलबन को उपाधि दी उलूग खां की, और ये टोपी सील कर गुजारा करने वाला एकमात्र इतिहास का राजा था। 1265 में इसकी डेथ हो जाती है। 1265 के बाद गद्दी पर बैठता है नसीरुद्दीन मसूद का प्रधानमंत्री बलबन। ठीक है, बलबन राज करेगा 1265 से लेके 1287 तक। बलबन मोस्ट इंपोर्टेंट है इतिहास के लिए, बहुत बार पेपर में देखने को मिलते हैं इसके अनेक क्वेश्चन। दल चालीसा को खत्म करवाया पहले तो इसने आते ही, इसने पूरा मैटर ही खत्म कर दिया। ये सोचा कि रजिया सुल्तान को भी दल चालीसा ने मार दिया, और इसके ऊपर भरोसा नहीं था इसको दल चालीसा को, तो इसने दल चालीसा को खत्म करवा दिया। ये खुद को शैडो ऑफ गॉड कहता था, मतलब अल्लाह की परछाई। एक उपाधि थी इसके लिए, जील ए इलाही उपाधि। ये उपाधियां बाद में पेपर में आती हैं, अनेक सारी उपाधि। अकबर के समय में क्या उपाधि थी, बाबर की क्या उपाधि थी, जैसे जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी, ऐसे करके उपाधि थी ये बाबर की। इसका राज्य कवि था फिरदौसी। फिरदौसी एक किताब लिखता है शाहनामा। शाहनामा के अंदर से हमें सारी जानकारी मिलती है बलबन के बारे में, ऐसी जानकारी मिलती है इनके बारे में कि इसका समय क्या था, उसका समय क्या था। सेना को पेंशन देने का कार्य किया इसने इतिहास में पहली बार। इससे पहले एकता प्रथा चलती थी, प्रांतों में बांट दिया जाता था। ये तुम्हारा गांव मिल गया सैनिक को, ये उसको मिल गया, ऐसे जमीन के टुकड़े दे दिए जाते थे। लेकिन ये इसने सेना को पेंशन दे के रिटायरमेंट का काम शुरू करवाया। दिल्ली में इसने लौ और रक्त की नीति अपनाई। लौ और रक्त की नीति जर्मनी में अपनाई थी बिस्मार्क ने। ठीक है, बिस्मार्क के बाद ये नीति अपनाई फिर बलबन ने। बलबन के बाद ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस लौ और रक्त की नीति का मतलब था, इसके दरबार में कोई भी अगर राजद्रोह करेगा ना, इसकी जनता के अंदर से या दरबार के अंदर से, उसको एक बार समझाया जाएगा, दूसरी बार उसका सर काट दिया जाएगा। इसने प्रथा शुरू करी है सिजदा पाई बोस की। सिजदा पाई बोस का मतलब है जो भी इसके दरबार में आता था ना, उसको पहले सिजदा मतलब सिर झुका के और इसके पैर चूमने पड़ते थे। पाई बोस, ये प्रथा इसने चालू की थी, सिजदा पाई बोस, सिर झुका के पैर चूमना, यही प्रथा थी ये। इसको प्रतिबंध करवाया शाहजहां ने, और पूर्ण तरीके से बंद करवाया औरंगजेब ने इस प्रथा को, सिजदा पाई बोस वाली प्रथा को। 21 मार्च को एक नवरोजा मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत बलबन के द्वारा की जाती है। गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है बलबन। और आगे देखते हैं इसको। अमीर खुसरो इनका समकालीन रहा है। समकालीन का मतलब पता है ना, समकालीन का मतलब है दोनों एक ही समय के हैं। ये अमीर खुसरो महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको तोता हिंद कहते हैं। अच्छा गाने वाला था अमीर खुसरो। 1287 में मंगोलों का दूसरा आक्रमण होता है भारत के ऊपर, और जिस आक्रमण में इसका बेटा शहजादा मोहम्मद मार दिया जाता है, उत्तर भारत का शासक था वो। बेटे के गम में मृत्यु हो जाती है इसकी, सह नहीं पाता है अपने बेटे की डेथ को, और लो रक्त की नीति अपनाने वाला राजा अपने बेटे की गम में चल बसता है। 1287 में इसकी डेथ हो जाती है।
इसके बाद आता है केकुबाद 1287 से लेके 1290 तक। कुछ खास नहीं है, बिना लायक से था। केकुबाद से बस ये क्वेश्चन आता है, गुलाम वंश का सेकंड लास्ट राजा कौन था? केकुबाद 1287 से लेके 1290 तक। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर से। इसको हटाकर दिल्ली में खिलजी वंश आया था। फिर गुलाम वंश हमने पूरा कर लिया भाई अब तक। अब देखते हैं गुलाम वंश स्टार्ट कहाँ से हुआ था। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की शुरुआत की, 1210 में उसकी डेथ होगी। फिर कुछ खास नहीं आया। फिर आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, बहराम शाह के बाद में फिर कुछ खास नहीं आया। फिर आया नसीरुद्दीन मोहम्मद, वो भी कुछ खास नहीं था। उसके बाद आया बलबन, बलबन के बाद फिर लास्ट में आता है सबसे कैमूर से, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है। गुलाम वंश को 3 अन्य नामों से भी जाना जाता था, गुलाम वंश, इलबारी वंश और ममलूक। गुलाम तो जो गुलामों का वंश चलता रहेगा उसको गुलाम वंश बोलेंगे। गुलाम, फिर उसका गुलाम, फिर उसका गुलाम। ममलूक वंश स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुए गुलाम। ठीक है, स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुए गुलाम, उसको ममलूक बोलते हैं। और इलबारी वंश क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इल्तुतमिश का वंश था इलबारी वंश, इसलिए इसको इलबारी वंश भी कहते हैं। 3 महत्वपूर्ण नाम है इसके। ये पूरा गुलाम वंश खत्म हो गया भाई इसी के साथ में अपना। आपको ये वीडियो कैसे लगी सब्सक्राइब करना मत भूलियो, कमेंट कर दियो, लाइक कर दियो। अगर आप इससे पहले की हिस्ट्री की सीरीज देखना चाहते हो तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप जाके वॉच आउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई।